अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल गर्मा गर्म है और सियासी जो मैदान है वो सजने जा रहा है इंतखाबात के लिए, और आवाम जो भी है जो पुरजोश है। इस हवाले से ही आज फिर मैं एक पर्सनैलिटी के पास मौजूद हूँ जो कि सियासत से भरपूर तल्लक है उनका। मियाँ सुहेल रज़ा साहब पीपी 112 से उनका तल्लक है और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के। उनसे बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि अभी मैंने इंट्रो में थोड़ा सा बताया नाज़रीन को कि इलेक्शन का माहौल है, लोग भी पुरजोश हैं नई क़यादत के लिए। तो क्या कहेंगे इस बारे में, कैसा इलेक्शन की तैयारियां जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। तो इलेक्शन का जो दौर है, मेरा जो तल्लक है वो NA 104 और PP 112 से है। तो NA 104 में राजा दानियाल साहब हैं, राजा रियाज साहब के बेटे हैं, तो वो मैदान में उतरे हैं। और PP में असरार अहमद मुन्ने खान साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो हमारे इलाके में दोनों जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हैं, इनकी रिप्यूट भी बहुत अच्छी है। इन्होंने इलाके में बहुत ज़्यादा सोशल वर्क और तरक्याती डेवलपमेंट के काम करवाए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि राजा दानियाल का और राजा रियाज साहब, जो उनके वालिद साहब का MNA रह चुके हैं, उनका मुस्लिम लीग नून में आना खुशाइंद है। और वो एक लंबे अरसे से सियासत के साथ रिलेटेड है, और उनका जो हल्का अहबाब है या अहलियानी इलाका है, वो उनको बहुत पसंद करते हैं और वो लोगों के बहुत ज़्यादा काम भी करवाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग का कोई भी ऐसा वर्कर हो जो ये महसूस कर रहा हो कि राजा दानियाल को टिकट देना या राजे रियाज को टिकट देना खुशाइन नहीं है। और दूसरी बात, असरार अहमद मुन्ने खान साहब हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, नडर बेबाक दलेर आदमी हैं। और वो तकरीबन वो भी पिछले इलेक्शन से लेकर अब तक पब्लिक के साथ टच हैं, दोस्त साथ टच हैं। और जो लीगी वर्कर्स हैं उनके साथ वो राब्ते में हैं, उनके हर दुख सुख में, खुशी गमी में वो शरीक हुए। और उनकी मोहब्बतें जो हैं अपने वर्कर के साथ हैं। अच्छा सर, अभी आपने बात की है, मैं अपने सवालात का आगाज़ उसी से कर लेता हूँ कि राजा रियाज साहब जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदार हुए, उनके बेटा जो है वो मैदान में आ गए हैं। तो उधर से फजले करीम साहब का बेटे हामिद रज़ा साहब इसी हल्का में जो है 104 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है या लोगों का तासर है कि राजा रियाज जो हैं इसलिए दस्तबरदार हुए हैं इलेक्शन से कि उनका फजले करीम के बेटे हामिद रज़ा का कोई प्रेशर है, इसलिए वो मैदान में लेके आए हैं अपने बेटे को कि उनकी रिप्यूट ज़रा उनसे बेहतर हो जाए। देखिए मेरी बात सुने, पहली बात तो यह है कि मैं नहीं समझता ऐसी बात है। राजा दानियाल का आना, राजा रियाज साहब तो के सारी बात है, एक सीनियर मंजे हुए सियासतदान है। और उनकी थोड़ा सा यह है कि उनकी कमर की थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनकी ज़ाहिर बात है इलेक्शन में भागदौड़ भी होती है, वर्क भी होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये उनका फ़ैसला बहुत अच्छा है कि वो अपने बेटे बैरिस्टर राजा दानियाल को लेके आए। ग्रेट पर्सनैलिटी और माशाल्लाह बड़ी अच्छी उन्होंने उनकी तरबियत की है। और तकरीबन मैं भी उनके साथ 1.5-2 साल से राब्ते में हूँ। मैंने देखा कि जहाँ हमने उनको कॉल की है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लब्बैक किया। आपको लगता है कि वो साहबजादा हामिद रज़ा को टफ टाइम देंगे? टफ़ टाइम क्या, मैं तो समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये क्योंकि हम मुस्लिम लीगी हैं और लीगी प्लेटफॉर्म से वो आ रहे हैं, तो टफ़ टाइम क्या, बल्कि राजा साहब का अगर देखा जाए ना, ज़ाती वोट बैंक जो उनका, चाहे वो आज़ाद प्लेटफॉर्म पे भी आएँ तो उनका कोई 30-35 हज़ार वोट बैंक है हल्के में। और दूसरी बात यह कि लीगी वर्कर जितने भी हैं, क्योंकि मेरा तल्लुक PMLN से है, कोई भी वर्कर ऐसा नहीं है जिसने राजे रियाज को टिकट देने पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ ने जो फैसला किया, अच्छा फैसला किया, और सारे लीगी वर्कर इस फैसले से खुश हैं। और रही बात जो मुख्तलिफ PTI के जो लोग हैं वो चाय मंगोइयाँ करते हैं,
अगर देखा जाए तो राजा साहब ने मेरे ख्याल में 1 साल 2 महीने के बाद ही पीटीआई को खैरबाद कह के वो उनके कुछ खदशात से, क्योंकि पीटीआई जो थी जब आई थी ना, वो एक मोटो लेके आई थी, तो लोगों का था ये पता नहीं क्या कर जाएंगे। जो वो स्टेज पे खड़े होके बातें करता था इमरान खान, तो लोगों के माइंड में था ये पता नहीं ये सारी सच हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि वो उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, उन्होंने जितनी भी बातें की हैं मेरे ख्याल में एक भी बात उन्होंने पूरी नहीं की। अच्छा, अभी जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, इलेक्शन का ही माहौल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आया है कि कोई आज़ाद उम्मीदवार जो है वो किसी भी लीडर की तस्वीर नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा तो वो नाअहल करार दे दिया जाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए मेरी बात सुने, जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं ना, उनका मकसद क्या है कि वो आज़ाद है। अगर वो किसी पार्टी का तोक लेके उतरेंगे मैदान में, तो मैं नहीं समझता कि होना चाहिए, बल्कि जो बंदा आज़ाद है किसी की पिक लगाता है उसको नाअहल होना चाहिए। अच्छा, पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं जिनसे वो बल्ला छिन गया है, अब जी उनको सभी को जो है वो अलग-अलग निशानात मिल गए हैं, जी तो जी अब वो अपने वो लीडर की खातिर जो है वो अगर वो फोटोज लगाते हैं तो वो कहते हैं ये हमारे लिए ये भी एक पूरी प्ले प्लान है कि इसको बिल्कुल ही इमरान खान को जो है इस इलेक्शन को वन साइड कर दिया जाए, इनको निकाल दिया जाए। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए मेरी बात सुनें, जो पीटीआई है ना, आप पिछला दौर जो सियासत का देखें ना, उसमें सियासत बड़ी नीट एंड क्लीन थी और उसमें प्योरिटी थी। लेकिन ये जो जब इमरान खान है ना, इन्होंने सियासत में नफरत, तासब, ज़बान दराजी, ये समझ लें इन्होंने इतना कर दिया कि तमीज़ ख़त्म हो गई है। एक बच्चा है ना, वो अपने वालिद का गिरेबान पकड़ने तक जाता है, तो एक बेटी है वो अपने माँ बाप की बात नहीं मान रही, तो लोगों को इतना मुंह जोर कर दिया या इतना बदतमीज कर दिया या इतना अखलाकियात से ये डरे से गिर जाते हैं, इनमें बर्दाश्त नहीं। तो सियासत जो है ना वो बड़ा तहम्मुल और मजाजी का नाम है। तो इसमें सियासत में तो ऐसी बदतमीजी या मसलन अब हम देखें एक पोस्ट ही लगा देते हैं, वो उस पर ऐसे चिमड़ जाते हैं या कमेंट्स करते हैं या गालियाँ बकना शुरू हो जाते हैं, तो ये सियासत नहीं है, ये एक फितना है जिसकी वजह से हमारे कौम की अखलाकियात, हमारे कौम का जो समझ लें जो उनका अंदाज़े गुफ्तगू है या उनकी जो आपस में मोहब्बतें हैं, वो एक नफ़रतों की दीवार खड़ी कर दी है। तो अच्छा मैं मियां साहब, इसमें अभी जो नून लीग की तरफ से जो है अपने उम्मीदवारों में फैसलाबाद में स्पेशली जो टिकट्स की तकसीम हुई है, आप इससे मुतमईन हैं, अच्छे फैसले हुए हैं? मेरी बात सुने, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में जितने भी टिकट दिए गए हैं ना, मेरिट पे दिए गए हैं। अगर देखा जाए ना तो मेरिट पे दिए गए कुछ हैं। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखिए मेरी बात सुने, इसमें ये चीज़ पार्टी के बंदों के कि जिस बंदे, देखें एक पार्टी वर्कर है वो किसी के साथ अटैच है, उसको टिकट नहीं मिलता, उसको तो प्रॉब्लम होनी है। भी चंद एक बंदे होंगे जिनको ये होगा, लेकिन जो पार्टी होती है उसने जो फैसले हैं उनके अच्छे फैसले होते हैं। उन्होंने हर ऊंच नीच देखनी है, उन्होंने मुल्क को चलाना है, उन्होंने एक सिस्टम को चलाना है, उनको पता है, वो बेहतर जानते हैं कि क्या होना चाहिए। और हम तो जारी बात है पार्टी के वर्कर हैं, हमने तो जो पार्टी ने फैसला करना है उसको हमने खुद दिली से कबूल करना। और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कामयाबी के लिए दिन रात एक करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। हमारी पूरी टीम, हमारे दोस्त जितने भी वर्कर हैं, हम इंशाल्लाह ताला दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करेंगे और मियां नवाज शरीफ को इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब काफ़ी देर बाहर रह के आए और सियासत से वो कट ऑफ भी रहे, तो यूँ ही वापस आए हैं तो पार्टी रहनुमा भी खुश हुए, वर्कर्स भी खुश हैं, तो क्या तब्दीली आई उनके वापस आने से? क्या आज़म में फ़र्क आया या कुछ चीज़ों में कुछ तब्दीलियाँ आई? वर्कर्स का क्या कहना है इस बारे में? मेरी बात सुने, अगर जब भी मियां नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत आया ना, उसमें खुशहाली आई है, कारोबार में बेहतरी आई है, प्रोजेक्ट जो हैं डेवलप हुए हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा लें, चाहे मोटरवे ले लें, कोई मेट्रो बस ले लें, या इससे हट के कोई आप मेडिकल फील्ड में चले जाएं, इंडस्ट्री किसी भी फील्ड में आप चले जाएं ना, मियाँ बिजली है, ठीक है, उसमें उसके प्रोजेक्ट देख लें, गैस के देख लें। मियाँ नवाज शरीफ ने इतने काम किए हैं कि अगर उनका दौरे हुकूमत वज़ीर आज़म का देखा जाए ना, वो तकरीबन 9 साल में, लेकिन 9 साल में जितनी डेवलपमेंट हुई है, जितने तरक्याती काम हुए हैं, जितने बजट सी पैक जो कुछ भी हुआ ना, आप देख लें, ये समझ लें कि नाकाबिल यकीन है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने करके दिखाया। और अब भी
जब मियाँ नवाज शरीफ आएंगे आप देखें कि हर चीज़ की कीमतें बैलेंस में आएंगी, हर चीज़ कंट्रोल में आएगी, मुल्क की जो इकॉनमी बेहतर होगी, जो हमारे डेवलपमेंट के काम हैं वो भी बेहतर होंगे। और इंशाल्लाह ताला अभी जो मसला थोड़ा बहुत है वो महंगाई का है, तो चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो भी इंशाल्लाह ताला चाहे जब चेक एंड बैलेंस होगा तो वो भी बेहतर होगा, और जो प्रोजेक्ट हमारे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होंगे। और ये सी पैक जो है ये आपने देखा कि पीटीआई के दौर में बंद हो गया था, जिसकी वजह से हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया, हमें बहुत नुकसान हुआ। तो इंशाल्लाह ताला ये सी पैक दोबारा स्टार्ट हो गया, ये पाकिस्तान की खुशहाली की अलामत है और यही पूरी दुनिया को खटकता है कि किसी तरह ये बंद होना चाहिए। लेकिन हमारी कौम को ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है। सोशल मीडिया है, सारी बात आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बाहर से जो गैर मुल्की ताकतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, इसकी इकॉनमी को डाउन करना चाहती हैं, या इसमें समझ लें सियासी हो गया, माशी हो गया, या मसलन ऐसा काम है उसको ख़त्म करना चाहती हैं। तो उनकी ये कोशिश है पूरी कि किसी तरह पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए। लेकिन ये जो पाकिस्तान है, मैं ये समझता हूँ कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये एक कलमे के नाम पे बना है, इसको कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मेरे सोर्सेज के मुताबिक फैसलाबाद में आपके जो है सियासतदानों से बड़े गहरे मरासिम हैं और अब बहुत सारा जानकारियां हैं, तो आप ये बताएंगे अगर हमारे मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं, अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो नई वज़ीर आज़म बनाया जाता है, शहबाज शरीफ साहब को बनाया जाता है, तो क्या एक्सेप्टेबल होगा और कारकुनान इसको अच्छा समझेंगे और उनके साथ वर्क करने के लिए तैयार हैं? देखिए मेरी बात सुने, जो भी आ जाए, मियाँ नवाज शरीफ है, मियाँ शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज है, हमजा है, ये सारे फैमिली तो एक ही है ना, तो इसमें मेरे ख्याल में कारकुन को कोई एतराज़ नहीं है जो भी आएगा। लेकिन एक चीज़ है कि नवाज शरीफ का एक अलग ही मोहब्बत है, नवाज शरीफ के लिए लोगों के दिलों में, लीगी वर्कर के दिलों में। अब देखा नवाज शरीफ साहब आए हैं तो एक समझ लें कि एक जान आ गई है लीगी वर्कर में, तो उनकी मोहब्बतें, उनकी रफ़ाकतें नवाज शरीफ के साथ हैं, तो उनकी कोशिश है नवाज शरीफ या नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म। बाकी जो भी आपस में पार्टी फैसला करे या वो बढ़े हैं, जो भी फैसला करें वर्कर तो इंशाल्लाह ताला कबूल करेंगे। अच्छा, इसमें पीपी 112 में और NA 104 में जो है वो कोई पीपल्स पार्टी से या कोई अदर पार्टी से, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट भी की जाएगी? नहीं, सीट एडजस्टमेंट कहीं भी नहीं हुई मेरे ख्याल में, तो पाकिस्तान में भी कहीं भी नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि पीपी हो गई या इस्तेकाम पार्टी है या दूसरे, मेरे ख्याल में कोई भी कैंडिडेट अभी नज़र ही नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे। तो पब्लिक में भी जो जोश और बलबला देखने में आ रहा है, लेकिन आस्ता आस्ता इलेक्शन के करीब जाएंगे तो कैंडिडेट निकलेंगे भी, तो सूरत हाल भी वाज़ेह होते जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोनों कैंडिडेट हैं, राजा दानियाल और अरशद अहमद मलिक, एक मजबूत कैंडिडेट हैं, लोगों से राब्ते में रहे हैं, तो लोगों के साथ मेरे ख्याल में कोई भी किसी भी पार्टी का है ना, वो इन बंदों को लाइक करता है और इनके साथ चलने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि ये एक वन साइड मैच है और एक बंदे को दोबारा चौथी बार जो है वज़ीर आज़म लाने की कोशिश की जा रही है, प्री प्लान्ड है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का भी अपने कारकुनान को कहते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए वो सियासी बयानियाँ नहीं छोड़ेंगे ना, आप पहले भी देख लें, पीपल्स पार्टी तो पंजाब में दफन नहीं पड़ी है। वो क्यों है कि इनकी पॉलिसियों की वजह से। लास्ट टाइम आपने देखा 2013 में जब जरदारी साहब का दौर ख़त्म हुआ तो बिजली की कंडीशन ये थी कि आधा घंटा आती थी और 2.5 घंटे बंद होती थी, 3 घंटे बंद होती थी। अब चीनी का बहरान था, आटे का बहरान था, हमने देखा है लाइनों में लगे हैं, चीनी, आटा या और भी जो चीज़ें थी, गैस का बहरान था। तो लोगों ने उसका गुस्सा फिर नवाज शरीफ को ला के निकाला। और फिर देखें जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं तो उस वक़्त आपने देखा कि 11,000 मेगावाट जो बिजली है वो सिस्टम में दाखिल हुई है। और समझ लें कि पाकिस्तान में जो अंधेरे थे वो ख़त्म हो गए, पाकिस्तान में महंगाई कम हुई, हर चीज़ की कीमतें कम हुई हैं। पाकिस्तान समझ लें हमारी जीडीपी उस वक़्त 6.0 चल रही थी, तो हमारा मुल्क बहुत अच्छी सिमत पे जा रहा था। लेकिन ये जो
ताहरुल कारी साहब आए, इमरान खान ने ये जो धरना दिया 124 दिन का, इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज किया। इनका मकसद क्या था? सी पैक को रोकना और पाकिस्तान की खुशहाली को तबाह करना। तो आप देख लें कि वही जो इनके कांटे अटकाए हुए हैं वो अभी तक नहीं निकले। अच्छा, इमरान खान ने जिस तरह आपने बात की कि सी पैक को बंद कर दिया था, ऐसे ही भारत के साथ जो है हमारी जो तजारत है वो उन्होंने पाबंदी लगाई, उसको बंद किया, तो उसके क्या असरात है पाकिस्तान सर पर? मैं तो ये, अगर मुझसे पूछा जाए ना, मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, भारत जो है ना, उसके साथ हमारी तजारत होनी चाहिए, ठीक है। उसको तजारत बंद करने के पाकिस्तान को बहुत नुकसान है अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जारी बात है भारत में ज़्यादा होती हैं। कोई मसाला जात हो गया या कोई फ्रूट्स हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के बाद ज़्यादा है, तो वो जारी बात है उसने दूसरे गंदम बनाने वाला सबसे बड़ा हाँ मुल्क जी है वो। बड़ा मुल्क है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमारे पास है, नमक है हमारा और भी बहुत सी चीज़ें, तो जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, कुछ वहाँ से इम्पोर्ट होती हैं। तो इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी जारी बात है कि एक जंग अपनी जगह या मुल्कों के खदशात होते हैं, उनकी बाउंड्री लाइन होती है, उनके अपने अपने को वो मुकासद तो होते हैं। अफगानिस्तान के साथ भी ऐसे तो ही बॉर्डर पे। ऐसे नहीं, अफगानिस्तान ने तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आर्मी चीफ साहब ने या हमारी गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया था ना कि इनको अफगानी जो हैं जिनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है उनको भेजा, ये बहुत अच्छा डिसीजन। आप देख लें जब से ये काम हुआ अफगानी वापस जाना शुरू हुआ, आपका डॉलर जो है स्टेबल हो गया। नहीं तो कभी डॉलर 330 पे चला जाता था, कभी 350 पे, कभी कम हो गया। तो मेरी एक बस ये गुजारिश ये है, चाहे निगरान सेटअप है चाहे आने वाली गवर्नमेंट है, उनको सजेशन ये है कि ये जो कोई भी चीज़ है ना, मसलन अफगानिस्तान में क्या होता है, यहाँ से चीनी अफगानिस्तान चली गई, वहाँ से वो थोड़ी थोड़ी हमें महंगे दामों बेचते हैं, गंदम यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, हर चीज़ वो क्या करते थे, पाकिस्तान से लेके वहाँ स्टॉक करते हैं, फिर हमें महंगे दामों डबल कीमत पे, ट्रिपल कीमत पे बेचते हैं। मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ अगर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करनी है ना, तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि जो हमारे पास वाफर है वो जानी चाहिए। ये ना हो कि हमारे पास जितनी हम अपनी समझ लें अपनी भी चीनी, अपनी भी गंदम, अपनी भी चीज़ें बाहर के मुल्क भेज देते हैं, बाद में फिर हम देखते हैं कि भाई इसको कैसे करें। और दूसरी ये रिक्वेस्ट ये है मेरी आने वाले गवर्नमेंट से, ये है कि ये जो अदारे होते हैं ना किसी भी सिस्टम के, उनका काम होता है कि फ्यूचर में प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। हमारे अदारे जो होते हैं ना, हमारे सिस्टम को टारगेट करते हैं। हमारे मसलन फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्री हैं, कुछ भी आप ले लेना, तो अदारों का काम क्या होता है कि किसी तरह उनकी गर्दन से दबोचना। तो ये नहीं होना चाहिए। इन अदारों का काम ये होना चाहिए, इनकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, इनकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसके मुताबिक फ्यूचर इनका प्लान होना चाहिए कि हमने किसी भी चीज़ को, चाहे माहौलियात है या कैसे है, इसको कैसे डेवलप करना है। अच्छा, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट बनाते हैं, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो पार्टी मंशूर या लोगों के लिए क्या इक़दाम होंगे और पार्टी मंशूर इसमें क्या इक़दाम करेंगे? सर ये जो लास्ट मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट रही है ना, उसमें भी अक्सर लोग ये क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई क्या किया। देखिए, एक बंदे के पास एक मोटरसाइकिल है या कोई भी चीज़ है, आप समझ लें कि 2-4 डालें हैं पड़ी हुई, एक बंदा देखता है कि भाई मेरी यहाँ से छुट्टी हो रही है, इमरान खान ने देखा ना कि मैं जा रहा हूँ, तो उसने वो सारी मिक्स कर दी। तो जब मिक्स कर देंगे, एक बंदा आएगा कहेगा मुझे एक चीज़ चाहिए, तो वो मिक्स हुई चीज़ से कैसे, वो सारी बातें निकालते टाइम तो लगना है। कोई भी मोटरसाइकिल है उसको ख़राब कर जाता है बंदा, तो उसको जारी बात है मुस्लिम लीग ने जो कुर्बानी दिया उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने देखा कि भाई अपनी सेक्रीफाइस करके मुल्क को बचाया जाए, इसकी इकॉनमी को बचाया जाए। अब IMF के साथ जो मुआदा इमरान खान ने तोड़ा, तो उसको किसने नया मुआदा करना है, जारी बात है या तो उनके पैसे दे दें फौरी तौर पे, अगर नहीं दे सकते तो उनकी वो जो कंडीशन थी वो चलना। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ का इस मुल्क के लिए आना खुशैन होगा, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, इसके फ्यूचर के लिए और इसकी तरक्की के लिए, चाहे डेवलपमेंट है किसी भी जगह, मियाँ नवाज शरीफ अगर आते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की भी करेगा और बेहतरी भी आएगी। अच्छा मियाँ सहेल साहब, हमारे चैनल के तवज्जुह से जो EP 112 या NA 104 के हल्का से जो अवाम है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो राजा दानियाल साहब हैं और असरार अहमद मुन्ने खान साहब हैं, ये बहुत अच्छे बंदे हैं,
ये पार्टी के वफादार बंदे हैं, इनकी मोहब्बतें, इनकी रकाबतें मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ है। और तमाम लीगी वर्कर और जितने भी हमारे जो लोग हैं, मेरा उनको मैसेज है कि 8 फरवरी को शेर पे ठप्पा लगाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें, मियाँ नवाज शरीफ को कामयाब करें और इस मुल्क की खुशहाली के लिए मियाँ नवाज शरीफ को लेके आएँ। अल्लाह ताला इस मुल्क का, हम सब का, इसकी तरक्की का सबका हामी और नासर हो। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ मियाँ सुहेल रज़ा साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और PP 112 से जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे NA 104 से जो है कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं राजा दानियाल अहमद साहब, और PP 112 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं सरार अहमद मुन्ने खान, जिन्होंने यहाँ से इलेक्शन में लड़ना है। दूसरा ये कि यहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगा ली हैं कि वो यहाँ पे जीतेंगे और वो यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे और यहाँ पे लोगों के लिए खुशहाली पैदा करेंगे। तो नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ से भी लोगों के जो हल्का है उन्होंने काफ़ी जो है वो उम्मीदें लगा ली हैं, इनका ये कहना था। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।